जय हिंद बच्चों। आज हम भौतिकी के अध्याय तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम प्रारंभ रूप में यह कह सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो उसमें निश्चित ही हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो वहाँ से प्रकाश के परावर्तन के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हम इस अध्याय के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम आगे जानेंगे जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है परावर्तन। आप सभी को पता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात वह अगर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब भी ये सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में डाला जाता है तो वह प्रिज्म उस प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये कुछ परिभाषाएं पहले पढ़ रखी है। अब इस अध्याय में हम जो परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे वह है व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। तथा इस अध्याय के पश्चात आगे जो हमें पढ़ना होगा वह होगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जो कि हम आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। तो आइए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, हम तरंग प्रकाशिकी को समझने से पहले प्रकाशी को समझते हैं। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकाशिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तरंग प्रकाशिकी, दूसरा है किरण प्रकाशिकी। आज हम इस अध्याय में तरंग प्रकाशिकी को जान रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी को जानने के लिए सर्वप्रथम हम प्रकाश की प्रकृति को जानें। प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें से है पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत तथा दूसरा हाइगन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन ने जो अपना कणिका सिद्धांत दिया है उसके अनुसार सन 1676 में सन आइजक न्यूटन ने प्रकाश संचरण के संबंध में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म और हल्के कण निकलते रहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। दूसरा, ये कणिकाएं समांगी माध्यम में एक नियत वेग से सरल रेखा में चलते रहते हैं, परंतु माध्यम परिवर्तित होने पर इनका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न रंगों का बोध कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। हमें प्रकाश का आभास कणिकाओं के रेटिना से टकराकर रेटिना को ऊर्जा देने के कारण होता है। इस प्रकार न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में यह निम्न बिंदु दिए थे, परंतु न्यूटन का कणिका सिद्धांत कुछ समय पश्चात अमान्य कर दिया गया, क्योंकि वहां पर हाइगन ने अपना एक सिद्धांत दिया। तो न्यूटन की कणिका के सिद्धांत के अमान्यता के कारण हम यहां देखते हैं इस सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सघन में अधिक तथा विरल में न्यूनतम होता है, जो कि विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, जिससे स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करता है, जो कि असंभव है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाओं में भी व्याख्या सार्थक रूप से नहीं हो पाई, अतः इस नियम को अमान्य कर दिया गया। तत्पश्चात हाइगन का तरंग सिद्धांत। सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण संबंधी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम प्रकाश का वेग भी कहते हैं या प्रकाश की चाल भी कहते हैं, से चलती है तथा अपनी आंखों पर पहुंचकर वस्तुओं का आभास कराती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है। इस माध्यम से होकर तरंगे चलती हैं। ईथर भारहीन तथा समांगी होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा प्रत्याशा बहुत अधिक होती है। विभिन्न रंगों का आभास तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण होता है।
प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य माना गया था, किंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ भी माना गया। अब हम पढ़ते हैं तरंगाग्र। किसी क्षण विशेषण माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाती है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तरंगाग्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है गोलाकार तरंगाग्र, दूसरा है वृत्तीय तरंगाग्र, तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र तथा चौथा है समतल तरंगाग्र। इन सभी तरंगाग्रों को हम 1 बाय 1 इन चित्रों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। उस तत्पश्चात हाइगन ने एक सिद्धांत और दिया, जिसे हम हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को निम्न स्थितियों में दर्शाया गया है, जिसमें तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती हैं। किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोप अर्थात स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और एक प्रकार के गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण कर रहा है। इन गोलाकार तरंगाग्र के जो बिंदु हैं, इनको अगर अपन गोलाकार माने तो यह गोलाकार बिंदु आगे चल करके समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर प्रारंभिक जो आपको रेखा दिख रही है वो है हमारा प्राथमिक तरंगाग्र। तब तत्पश्चात कुछ समय पश्चात अर्थात टी समय पश्चात जो दूसरा तरंगाग्र बना वह है हमारा द्वितीयक तरंगाग्र। इस प्रकार हाइगन ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इन चित्रों के माध्यम से समझाया। अब हम पढ़ते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के बराबर होता है। यदि n तरंगें माध्यम में क्रमशः y1, y2 तथा y3 से लेकर yn विस्थापित होती हुई एक जगह अध्यारोपित होती है, तब इनका परिणामी विस्थापन निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम y बराबर y1 प्लस y2 तथा y3 से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है समपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। आइए अब हम करते हैं व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। माना समान आवृत्ति की 2 तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में गमन कर रही हैं, तब उनके आयाम क्रमशः यदि a1 व a2 माने, तब दोनों के लिए विस्थापन समीकरण को हम निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों समीकरण का उपयोग कर हम परिणामी विस्थापन निकालेंगे। आइए बच्चों, अब हम व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करते हैं। यहां पर हम विस्थापन समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम यहां पर 2 समीकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें है पहला y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, जिसे हम समीकरण 1 लेते हैं, तथा y2 बराबर है यहाँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, जिसे हम समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों अलग अलग तरंगाओं के लिए विस्थापन समीकरण है, जिसमें से एक में कलांतर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर फाई कलांतर है, जिसको हमने प्लस 5 करके लिखा है। हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों समीकरणों के माध्यम से कि यहाँ पर y2 विस्थापन y1 विस्थापन से अधिक है। आइए अब इन दोनों का हम परिणामी विस्थापन निकालें। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में जैसा हमने देखा था, हम दोनों समीकरण को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जैसे हम दोनों समीकरण का यहाँ मान रखते हैं तथा यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी के अनुसार साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b। यहाँ पर a बराबर हमारे पास होगा ओमेगा टी तथा b बराबर हम देखें तो हमारे पास है फाई। जैसे ही हम दोनों मान को इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अभी इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ही मैं a2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है। तो जैसे हम साइन ओमेगा टी को यहाँ पर बाहर निकालें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से समीकरण बचेगी। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर a1 प्लस a2 कोस फाई को मान रहे हैं r कोस थीटा तथा a2 साइन फाई को मान रहे हैं हम r साइन थीटा। जैसे ये दोनों मान उठाकर हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमें यहाँ पर y बराबर r कोस थीटा साइन ओमेगा टी तथा r साइन थीटा कोस ओमेगा टी प्राप्त होगा। इस प्रकार अब जैसे ही हम यहाँ से r को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा
फिर cos ओमेगा टी साइन थीटा। यहां पर भी एक सूत्र का रूप हो गया जिसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यह सूत्र होगा साइन ए प्लस बी का। इसके अनुसार हमने लिख दिया इसको y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 5। आइए अब हम समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का वर्ग कर जोड़ते हैं। तो हमें यहां पर r का मान प्राप्त होगा। वर्ग कर जोड़ने पर हमारे पास यहां पर LHS में LHS का वर्ग करना होगा तथा RHS में RHS का। तो जैसे हम यहां पर वर्ग करते हैं, हमने लिया यहां पर पहले r cos थीटा और इसका हमने किया स्क्वायर, प्लस हमने यहां पर लिख दिया r sin थीटा और इसका भी हमने किया स्क्वायर, तथा इसके पश्चात हम अगर इस साइड देखें तो यहां पर हमारे पास था a1 प्लस a2 साथ में था साइन फाई, और यहां पर हमारे पास था a1 प्लस a2 साथ में कोस फाई, तथा हमारे पास यहां पर था a2 और साथ में साइन फाई। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो यहां पर इसको इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे आप जैसे स्क्वायर से खोलते हैं तो a प्लस बी की होल घात 2 का सूत्र यहां लगेगा, जिसको हम देखें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और इसका स्क्वायर अगर हम करें तो यहां होगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब हमें यहां सामने सिंपल दिख रहा है कि यहां से हम a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यहां a2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अच्छा हम अगर LHS में देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है हमारे पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर है हमारे पास r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहां से r स्क्वायर को कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास बचता साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम सर्व समीका 1 से 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी अगर हम देखें तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहां से हमने a2 स्क्वायर को बाहर निकाला। जैसे a2 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे यहां होगा साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, जिसको हम 1 लिख सकते हैं, और यहां पर है हमारे पास कितना 2a1 a2 cos फाई। इस प्रकार से अगर हम हार का सूत्र लिखें तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 साथ में cos फाई। इस प्रकार हमें यहां पर r का यह सूत्र प्राप्त हुआ। अब हम इस r के सूत्र को संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम संपोषी व्यतिकरण में देखते हैं। जब फाई बराबर हमारे पास 2 पाई n होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए यहां पर जो कलांतर का मान होगा उसे हम फाई बराबर 2 पाई n लिखते हैं, जहां n बराबर 0 1 2 3 हो सकता है। जैसे हम मान अगर इसमें रखते हैं और अगर हम कोस फाई की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास मान 1 प्राप्त होगा। अतः इस मान को हम जैसे ही पुरानी समीकरण जो हमने r का मान निकाला था उसमें हम जैसे रखते हैं तो हमारे पास r बराबर a1 प्लस a2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब अगर हम यहां पर पथांतर निकालें, पथांतर अर्थात दोनों विस्थापनों के अंदर थोड़ा सा अंतर, जिसको हम डेल बराबर लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू फाई सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम फाई का मान उठा करके यहां रखते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करके हमें संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा बराबर n लेमड़ा प्राप्त होता है। इस सूत्र का उपयोग हम आगे करेंगे। अब यहां पर हमारा विनाशी व्यतिकरण के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जब फाई बराबर हम 2n-1 पाई रखेंगे तो n बराबर के लिए हम 1 2 3 लें, तब हमारा जो फाई का मान होगा कुछ इस प्रकार से पाई 3 पाई 5 पाई आगे 7 पाई इस रूप में आगे बढ़ेगा। इसलिए कोस फाई बराबर हमारे पास -1 होगा। ये मान हम अगर अपनी पुरानी समीकरण में रखते हैं तो r बराबर a1 - a2 प्राप्त होगा। अतः पथांतर के सूत्र में अगर हम फाई का मान रखें, पाई से पाई कैंसिल करके हमें डेल का सूत्र मिलेगा 2n-1 अपॉन 2 साथ में लेमड़ा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास आया डेल बराबर n लेमड़ा, तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए हमारे पास आया डेल बराबर 2n-1 अपॉन 2 लेमड़ा। इन दोनों सूत्र का उपयोग हम अपने आगे आने वाले प्रयोग में करेंगे। आइए अब हम यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का अध्ययन करें, जिसको हम इस डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम यंग के फ्रिंज चौड़ाई के प्रयोग के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर एक स्रोत है। इस स्रोत के पास में यहाँ पर S1 और S2 दो हमारे लिए जिस प्रकार से कला संबंध स्रोत जैसे व्यवहार करेंगे, जिसको हमने S1 और S2 नाम दिया है, तथा इससे कैपिटल D दूरी पर हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, जिस पर हम बिंदु P पर फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात करेंगे, अर्थात बीटा का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने कुछ रचना की। S1 से लेके यहां तक, O से लेके O1 तक
और S2 से लेके R तक तीनों की दूरियों को हमने d माना तथा S1 और S2 के बीच की दूरी को स्मॉल d लिया, इसीलिए बिंदु O और O1 के बीच की दूरी को d/2 तथा O1 और R के बीच की दूरी को d/2 लेंगे तथा O1 से P तक की दूरी को हमने y माना, O1 से P तक की दूरी को हमने y माना। इस प्रकार हम यहां से अगर देखें तो S1 से P तक का और S2 से P तक का दोनों का विस्थापन अलग अलग है, तो यहां से जैसे हम लंब डालते हैं तो इतना हमारे पास यहां पर एक तरीके से पथांतर आता है, पथ में अंतर, जिसको हम इस सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। चित्र के माध्यम से हमने लिखा डेल्टा बराबर S2P माइनस S1P। अब हमें यहां पर सिंपल पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। एक त्रिभुज है हमारे पास PRS2 तथा दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQS1। इन दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 प्राप्त करी। इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाया। समीकरण 2 में से जैसे हम समीकरण 3 को आपस में घटाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ समीकरण प्राप्त होगी। अब यहां से हम डेल्टा का मान निकालें। जैसा कि आपको पता है S2P माइनस S1P की जगह जैसे ही मैं यहाँ डेल्टा रखूंगा तो ये पूरा मान इसके अपॉन में आएगा। तो यहां पर जैसे हम इसको रखेंगे तो हमारे पास सूत्र प्राप्त होगा डेल्टा बराबर 2YD अपॉन S2P प्लस S1P। यदि बिंदु P O1 के अत्यंत निकट हो, यदि हम ऐसा माने कि ये P जो बिंदु है वो O1 के अत्यंत अगर निकट आ जाता है तो यहां पर जो हमारे पास S1 से P तक का मान और S2 से जो P तक का मान होता, S1 से P और S2 P तक का मान हम D के बराबर लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D और S2P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। तो यहां पर डेल का जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा। यदि हम इसमें स्थितियां देखें समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में, तो हमें पता है डेल बराबर n लैम्बडा होता है। इस समीकरण और इस समीकरण को अगर हम बराबर करें तो हमें y बराबर यह सूत्र प्राप्त होगा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए इस डेल और इस डेल को अगर हम आपस में बराबर करें तो हमें y बराबर यह सूत्र प्राप्त होगा। अब इन दोनों सूत्र में से हम समपोषी व्यतिकरण के इस सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण के अंदर परिणामी विस्थापन शून्य होता है। अब यहां पर जो हमारी फ्रिंज चौड़ाई निकलेगी, फ्रिंज चौड़ाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अधिकतम विस्थापन माइनस न्यूनतम विस्थापन। तो समीकरण 6 से यदि हम यहां पर y का मान देखें जिसको हम yn के रूप में लिख सकते हैं तो वह होगा n लैम्बडा d अपॉन डी, जो कि हमने अभी समीकरण 6 में प्राप्त किया। अब यदि इसी जगह हम n बराबर n+1 अगर रखते हैं तो हमारा सूत्र n+1 लैम्बडा d अपॉन डी होगा। इन दोनों सूत्र का उपयोग करके जैसे हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें बीटा बराबर लैम्बडा डी अपॉन डी कॉमन निकाल करके अंदर बचेगा n+1 माइनस n से n कट करके हमारा जो बीटा अर्थात फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होगा वह होगा बीटा बराबर लैम्बडा डी अपॉन डी। इस प्रकार हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग के माध्यम से फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक को प्राप्त किया। अब हम व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को जान चुके हैं, तो आइए हम इनकी तुलना करते हैं। हम अब पढ़ते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण की अगर हम बात करें, दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण के चित्र बनते हैं, और विवर्तन के अंदर अगर हम देखें तो एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन चित्र बनते हैं। व्यतिकरण में हम ऐसा बोल सकते हैं सभी दीप्त बेंडों की तीव्रता यहां पर एक समान होती है, और यहां पर विवर्तन में अगर हम देखें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है। व्यतिकरण में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, लेकिन विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम होती है। व्यतिकरण के अंदर न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, और यहां विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण। यदि प्रकाश तरंग के वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवी प्रकाश कहते हैं। अर्थात हम अगर सीधे शब्दों में समझें, प्रकाश का ध्रुवण एक प्रकार से प्रकाश का धुंधलापन भी कहलाता है। जब प्रकाश की चकाचौंध को पोलेरॉइड के माध्यम से, पोलेरॉइड क्या है हम इसके आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जब हम पोलेरॉइड के माध्यम से किसी प्रकाश के चकाचौंध को अगर दूर करते हैं तब वहां पर प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। इसे ही हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रूस्टर का नियम। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं यहां पर ब्रूस्टर का नियम। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक प्रकाश किरण जिसको हम आपतित किरण कह रहे हैं वह एक सतह पर Mn पर आपतित होती है। यहाँ पर ये जो प्रकाश है वो एक प्रकार से अभी अध्रुवित प्रकाश है। इस Mn माध्यम के बाद वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होगा जब वह अपवर्तित होगा तथा प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर इस प्रकार से निकलेगा।
ब्रूस्टर ने अपने नियम में कहा है कि किसी माध्यम से प्रकाश के जो अपवर्तनांक होता है वह अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण अर्थात एंगल ऑफ पोलराइजेशन की स्पर्शजा के बराबर होता है, जिसे हम म्यू बराबर 10 IP द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमने स्नेल का नियम पढ़ा हुआ है, जिसे हम म्यू बराबर साइन IP अपॉन साइन R लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 जैसे हम इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं तो यहां पर हमारे पास आगे हल करने पर सूत्र आएगा IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। अब अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो IP अपने लिए कहलाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर ये थी आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, जिसे हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम पोलराइजेशन एंगल के लिए IP भी लिख सकते हैं। और यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसको भी हम यहां पर IP लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये जो कोण होगा ये अपवर्तन कोण है, इसको हम चाहें तो R से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उसका मान तथा इस R का मान, अगर हम इस समीकरण को ध्यान से चित्र में समझें तो IP और R दोनों के मान को अगर हम प्लस कर दें तो वह मान 90 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार से अगर ये मान और ये मान मिलकर के 90 डिग्री हुआ तो एंगल CB और ये वाला अगर हम देखें D, इसको हम नाम D दे दें, तो ये CB और D मिलकर के भी 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने स्नेल के नियम का उपयोग करके और ब्रूस्टर के नियम का उपयोग करके ये पता किया कि यहां पर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रहती हैं। इस प्रकार हमने यहां पर ब्रूस्टर का नियम ज्ञात किया। आइए अब हम पोलरॉइड को जानें। समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल व सस्ती युक्ति को पोलरॉइड कहते हैं। इसकी बनावट को समझें। सन 1932 में E.H. लैंड ने एक विशेष विधि विकसित करके पोलरॉइड का निर्माण किया। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोस की एक पतली शीट पर कार्बन यौगिक हर्पेटाइट या आइडोक्विनाइन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर हों। इस प्रकार यहां पर पोलरॉइड का निर्माण किया जाता है। इस पोलरॉइड के माध्यम से हम प्रकाश को चकाचौंध को दूर कर सकते हैं और हम प्रकाश को ध्रुवित करके उसे आसानी से देख सकते हैं। पोलरॉइड के निम्नलिखित उपयोग हैं जो कि हम यहां पर देखते हैं। प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में, रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में, ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में तथा पोलरॉइड का उपयोग कैमरा तथा फोटोग्राफी के अंदर भी उपयोग किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर। अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से सम्मिलित होते हैं तथा समतल ध्रुवित प्रकाश में हम कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। अध्रुवित प्रकाश में हम देखें, यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलरॉइड में से गुजारा जाता है तथा पोलरॉइड को घुमाया जाता है तो इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को हम पोलरॉइड में से गुजारें तो पोलरॉइड को घुमाने पर इस प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो सूर्य, बल्ब आदि यह सब अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। पोलरॉइड से गुजरने के बाद प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरंग प्रकाशिकी का अच्छे से उपयोग करेंगे तथा आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।